हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और इस वीडियो में हम 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक एज यूजुअल। जैसा कि हर हफ्ते हम बीते हुए वीक के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। उसके बाद हम बायो एनर्जी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा बीवर ब्लड मून, ये एक तरह का लूनर इक्लिप्स है, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। उसके बाद हम जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIS Academy, चैनल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक में सबसे पहला जो डे आता है वो है 5 नवंबर, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी का नाम सुनते ही आपका दिल दहल उठता होगा अगर आपने सुनामी का न्यूज़ पढ़ा होगा या फिर आप उस समय अवेयर होंगे 2004 में जब सुनामी आया था, दुनिया भर में तबाही मच गई थी। अगर हम सुनामी की बात करें, ये बहुत ही रेयर इवेंट होते हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर एक तरीके का, और पिछले 100 सालों में 58 सुनामी आ चुके हैं और उसमें 2,60,000 जानें जा चुकी हैं। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑन एवरेज 4,600 जान हर डिज़ास्टर, हर सुनामी में गई हैं, जो कि हर तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर से ज़्यादा यहाँ पर जाने गई हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं सबसे ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो है सुनामी। और सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो दिसंबर 2004 में हुआ था। उस समय 2,27,000 लोगों की जान गई थी लगभग 14 देशों में। और जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक देश जो हिट हुए थे वो थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड, क्योंकि इनके जो कोस्ट हैं, कोस्ट पे ही सुनामी आई थी और वहाँ पर बहुत सारी जाने गई थी। सुनामी की बात करें, इसका अगर हम टर्म समझने की कोशिश करें तो ये 2 टर्म से बने हुए हैं। TSU, सू मीन्स हार्बर, हार्बर यानी कि कोस्ट आप कह सकते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है। नामी मतलब क्या होता है, वेव होता है। तो 2 जापानीज वर्ड से मिलकर बनी है सुनामी। सुनामी इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर जो कि समुद्र में आप कह सकते हैं तूफान जो आता है, तो तूफान के साथ पानी भी आता है, बाढ़ आता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। तो वर्ल्ड सुनामी डे, अवेयरनेस डे कह सकते हैं आप, 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर सुनामी के डेंजर्स क्या है उसके बारे में बताया जाता है लोगों को। एक तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ताकि जो भी वार्निंग सिस्टम है उसके हेल्प से जब भी सुनामी आने वाला हो लोग अवेयर हो और उन पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि ट्रेडिशनल बातें सुनामी के बारे में बताते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं इसको लेकर, राइट। Next important day is 6th November, that is celebrated as International Day for Preventing the Exploitation of Environment in Warm and Armed Conflict। अभी हम देखते हैं हाल ही में कहाँ पर वॉर चल रही है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो वॉर में क्या होता है, बहुत सारे आर्म्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे आर्टरीज होते हैं, बंदूकें यूज़ होती हैं, ग्रेनेड्स यूज़ होते हैं, बॉम्ब्स यूज़ होते हैं। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली नुकसान कहाँ हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन वॉर कंडीशंस में, इसके लिए हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स ये सेलिब्रेट करते हैं, राइट। उसका 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। इन्फेंट कौन होते हैं, जो बच्चे, नवजात बच्चे। तो जो बहुत ज़्यादा डेथ होता है इन्फेंट्स में, बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिलता है, उसी से हमारा मॉर्टेलिटी रेट भी डिसाइड होता है। वो डिपेंड करता है कौन से कंट्री में कैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर हम इन्फेंट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर सकें तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं वो हमारे देश के या फिर किसी भी कंट्री के फ्यूचर सिटीजन्स होते हैं, राइट। अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको अच्छे से डेवलप किया जाए तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री या फिर किसी भी नेशन या फिर किसी भी देश का जो होता है बहुत ही अच्छे से होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 8 नवंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। रेडियोग्राफी क्या होता है, रेडियोग्राफी इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट्स और बीमारी, जो भी बीमारियाँ होती हैं लोगों में उनको डायग्नोस करने के लिए हम रेडियोग्राफी, एग्जाम्पल में एक्सरे अगर आपकी हड्डी टूट गई है, हॉस्पिटल जाते हैं, आपका एक्सरे कराया जाता है, तो वहाँ पर हम रेडियोग्राफी यानी फिर जो रेडियो वेव्स होते हैं उनका यूज़ करके पता करते हैं कि कहाँ पर फ्रैक्चर है, राइट। तो जो रेडियोग्राफर्स हैं इस दिन का उपयोग कर सकते हैं ताकि इसमें करियर, रेडियोग्राफी में क्या करियर है, हेल्थ केयर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक कराने में वर्ल्ड रेडियोग्राफी सेलिब्रेट किया जाता है। 9 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल लीगल सर्विस डे। हमारे देश में अगर हम बात करें, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लीगल लिटरेसी के नाम पे लोग ज़ीरो हैं। बहुत सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट लीगल टर्म्स। वो लॉ का नाम सुनते ही या फिर कोर्ट का नाम सुनते ही या फिर जज, वकील, इन सब का नाम सुनते ही एक तरीके का खौफ आता है मन में। क्यों आता है, क्योंकि जागरूक नहीं है लोग।
इसके बारे में, लॉ के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए हम 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जा सके, जो भी लीगल लिटरेसी है। क्या होता है, कभी कभी आप कुछ छोटे मोटे लॉज वायलेट कर देते हैं, आपको अगर प्रॉपर पता नहीं होता है तो जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उस चीज़ का मिसयूज़ करके बहुत गलत एक्टिविटीज़ कर देती हैं। इसलिए आपको लीगल लिटरेसी बहुत ही ज़रूरी है जानना। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से लीगल लिटरेसी भी जानना एक आम नागरिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, और हम किस हद तक वहाँ पर फाइट कर सकते हैं अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता नहीं होंगे और वायलेट हो रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो आप किसी लिए कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट लीगल टर्म्स, लीगैलिटीज़। नेक्स्ट इज उत्तराखंड फाउंडेशन डे। 9 नवंबर के दिन 2000 ईयर में उत्तराखंड फॉर्म हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश का फॉर्म पार्ट था, एक तरीके से इसको डिवाइड किया गया। इसको हम देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ये पूरे पहाड़ों का देश, स्टेट है कह सकते हैं आप। तो इसको 2007 में, पहले से नाम उत्तरांचल था, जब अलग हुआ था ये उत्तर प्रदेश, इसको उत्तरांचल कहते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके 2007 में उत्तराखंड रखा गया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। COP27 ड्रॉग स्ट्रक्नेशन जॉइन हैंड्स टू कॉम्बैट वाटर वॉर्स। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, GS पेपर 3। ये अब एनवायरमेंट का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही में आपके मेंस पेपर में भी बहुत सारे इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसलिए एनवायरमेंट का कोई भी न्यूज़ है या फिर बायोडाइवर्सिटी का कोई न्यूज़ है तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। खबरों में क्या है, यहाँ पर बताया गया है, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस वाज लॉन्च ऑन November 7। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। किन ऑर्गेनाइज, कहाँ पर लॉन्च किया गया? 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP27 में। और कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे बचने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस को लॉन्च किया गया। इसमें कौन कौन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं? स्पेन और सेनेगल, ये दो कंट्रीज़ ने जॉइंटली IDRA यानी कि इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस को लॉन्च किया। और किस लिए लॉन्च किया? ताकि लोगों को प्रिपेयर कराया जा सके फ्यूचर में जो भी ड्रॉट्स आएंगे या फिर आने वाले ड्रॉट्स से बचने के लिए। इस अलायंस में 30 देश शामिल हैं और 20 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। तो इन दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है, लेकिन इसमें अगर हम पार्ट करें, मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये कर क्या रहे हैं? तो जो IDRA है, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया अब शिफ्ट कर रही है। दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन सभी कारणों से जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बर्बाद हो रही है और सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ने के बहुत सारे कारण हैं, तो यहाँ पर हम उन कारणों पे नहीं जाएंगे। लेकिन ड्रॉट मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पर अगर सूखा पड़ गया, वहाँ पर कोई भी क्रॉप उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया। तो पूरी दुनिया में लगभग हर जगह, हर कंट्रीज़ ड्रॉट एक्सपीरियंस कर रही है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। IDRA जो है, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, सबसे पहली बार स्पेन के द्वारा 77th सेशन ऑफ उनका क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था सितंबर में इसी साल। ये ग्रुपिंग का जो मेजर काम होता है, जो प्रायोरिटी होता है नेशनल डेवलपमेंट को होता है, ड्रॉट से वो बचे, ताकि जो भी देश है वो ड्रॉट से बच सकें, या फिर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, ऐसे क्रॉप्स ग्रो करें जाकि ड्रॉट के पीरियड को पूरी ऐसे खाली ना जाने दिया जाए, राइट। अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, बहुत सारे ड्रॉट रिलेटेड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ हैं, इनको भी शेयर की जाएंगी। और यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को कोलैबोरेट करके जो भी यूनिवर्सल कवरेज है अर्ली वार्निंग सिस्टम का। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, या फिर हो सकता है 1 साल बाद किसी एरिया में ड्रॉट आएगा, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगा जिससे हम जो भी आगे आने वाले वार्निंग हैं उनको हम कवर अप कर सकें, उनको हम पता कर सकें एडवांस में ही, तो लोगों को वार्निंग दिया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा ताकि उससे रिलेटेड वो एक्शन ले सके। तो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली ड्रॉट को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे पहले से ही, राइट। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट तो हम जाने बता दें, कहीं पर किसी भी एरिया में अगर हम पानी की कमी होती है तो उसे ड्रॉट कह देते हैं, सूखा जिसको हम कहते हैं पूरी तरीके से। तो ड्रॉट जो होता है सबसे बड़ा हिंड्रेंस है डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसे तरीके का डेवलपमेंट जहाँ पर हम रिसोर्सेज का भी ऐसा यूज़ करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रह जाए, राइट। अब यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है, मेजर चैलेंज जो आ रहा है, हर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे जैसा भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, हर कंट्री में ड्रॉट फेस कर ही रही है, हर कंट्री ड्रॉट फेस कर रही है। उससे क्या होता है, जो भी लाइफ स्टॉक होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बुरी तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। हर साल लगभग 55 मिलियन से ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं ड्रॉट की वजह से। इस साल जो ड्रॉट आई थी, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, हॉर्न, साउथ अफ्रीका, इन सब में आई थी। और इन्होंने ये बताया कि कोई भी कंट्री हो, चाहे इकोनॉमिकली कितना भी अच्छा हो, वो ड्रॉट से प्रभावित होते ही हैं, वो बच नहीं सकते हैं।
ड्रॉट का जो इनिशिएटिव है ड्रॉट का, ये फोकस क्या करते हैं, तो ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस सिस्टम एक तरीके से नेशनल ड्रॉट प्लान होता है ताकि पूरे देश भर में जहाँ भी ड्रॉट आ रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन, उससे फाइट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, या फिर जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करना हो टाइम टू टाइम चेंज कर सकें। रीजनल लेवल पे एकदम एक साथ काम करके, एकजुट काम करके ड्रॉट के वल्नरेबिलिटी को कम किया जाए और टूल बॉक्स या फिर जो भी टूल्स या इकोसिस्टम रिक्वायर होता है इसके लिए वो भी प्रोवाइड कराया जा सके। ये हमारे ड्रॉट इनिशिएटिव है, राइट। Moving to next news, Renewable Energy Ministry continues to Bioenergy Program till 2025-26। जीएसपी प्रति का ये भी हिस्सा है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायो एनर्जी के बारे में। न्यूज़ में क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी said that it will continue national bioenergy program till 2025-26 with a budget outlay of 858 crore for the first phase। यानी कि ये एक से ज़्यादा फेज़ में लॉन्च होने वाले हैं। मान लीजिए 2 फेज़ में लॉन्च होगा ये। सबसे पहले वाले फेज़ में जो बजट एलोकेट किया गया है 858 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है किसके लिए, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के लिए। और कब तक के लिए, 2025 से लेकर 2026 तक। अब यहाँ पर जो हमें समझने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। उससे पहले हमें ये समझना चाहिए बायो एनर्जी क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बायो एनर्जी ऐसे एनर्जी होते हैं जो भी हम प्लांट्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी को हम बायो एनर्जी कहते हैं। क्यों, यहाँ पर बायो, यहाँ पर जीव, बायो लगा हुआ है ना, राइट। अब बायो एनर्जी कहाँ से जनरेट हो सकता है, तो क्रॉप के जो वेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के रेसिड्यू, पर्पस ग्रोन ग्रासेस, वुडी एनर्जी, माइक्रो एल्गी, अर्बन वुड वेस्ट, फूड वेस्ट, इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके हम बायो एनर्जी जनरेट कर देते हैं। बायो एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जैसा कि हम जानते हैं पूरे दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सारे जो नेचुरली अकरिंग फ्यूल्स होते हैं उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो दिन ब दिन फॉसिल फ्यूल्स जो भी है उसका डिप्लीट हो रहा है। और फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी एनवायरनमेंट पर रिलीज़ होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें बायो एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। बायो एनर्जी क्या होता है, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं बायो एनर्जी के, राइट। तो बायो एनर्जी में लो कार्बन होते हैं क्योंकि जो भी हम बायो फ्यूल्स बनाते हैं, क्रॉप वेस्ट, फॉरेस्ट रेसिड्यू, इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है, जो बनती है, उससे हम एनवायरनमेंट में कम से कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, या फिर आप कह सकते हैं कम नुकसान करता है। हार्ड टू रीच सेक्टर, अब जो भी ये सेक्टर है बायो एनर्जी का वो थोड़ा आसान नहीं होता है। एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं सोलर वगैरह हो गया, ऑलरेडी हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेक्टर, एरोप्लेन है, शिप है, ट्रक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। बिना फ्यूल्स के ये सब चल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें एनर्जी, नए नए तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कार्बन कैप्चर, हम जानते हैं कि जो भी हम बायो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उनके पास कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी अभी है, जो ताकि हम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होता क्या है एक्चुअली, जो भी एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं किसी भी फ्यूल के बर्निंग से, उससे हमें एनवायरमेंट से कम करना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट। तो यहाँ पर कार्बन कैप्चरिंग फैसिलिटीज़ को देख के यहाँ पर बायो एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम ये क्या है, तो इसका एम सिर्फ इतना सा है ताकि बायो एनर्जी के यूज़ को ये प्रमोट कर सकें और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बना सकें सर्कुलर इकोनॉमी का हेल्प लेकर। अब होता क्या है, कोई भी प्रोग्राम अगर हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई बड़ा सा कंपनी आपको खोलना है, तो आपको कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल आपके जेब से आएगा नहीं, अगर आप छोटे मोटे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके जेब से नहीं आएगा आपको, लेकिन ये बिज़नेस करना है। अब बिज़नेस करने के लिए आपको कैपिटल या फिर पैसों की ज़रूरत होती है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं आपके बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए। तो अगर ये इकोसिस्टम बहुत ही प्रॉपर रहेगा, लोगों को भरोसा रहेगा कि यहाँ पर पैसे आके उनके डूबेंगे नहीं, उनको पैसे वापस मिलेंगे मल्टीपल टाइम्स में, तो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे, राइट। तो इसीलिए एक नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और पहले फेज़ का जो बजट है 858 करोड़ है। इस प्रोग्राम के 3 सब स्कीम्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, दूसरा है बायोमास प्रोग्राम, तीसरा है बायोगैस प्रोग्राम। अब तीनों को हम ब्रीफ में जान लेते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, अब यहाँ पर नाम से ही क्लियर है आपको, वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके हम एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम कहेंगे, राइट। इसका एम क्या है, यूजिंग वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। जितने भी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, डोमेस्टिक आपके घरों से, एग्रीकल्चर में जो भी वेस्ट आ रहे हैं उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी जनरेट करेंगे, उसे हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत लाएंगे। इस स्कीम में जो भी दूसरे सब स्कीम्स में हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि बायोगैस, सीएनजी या फिर पावर प्लांट्स, ये सब इसमें भी हेल्प करने वाले हैं। इस सिस्टम में म्यूनिसिपल का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट सब स्कीम इज़ बायोमास प्रोग्राम। इस बायोमास प्रोग्राम में क्या होता है, पेलेट्स और ब्रिक्वेट्स का यूज़ करके पावर हम जनरेट करने वाले हैं। पेलेट्स और ब्रिक्वेट्स क्या होता है, तो ब्रिक्वेट्स जो भी कंप्रेस्ड ब्लॉक ऑफ कोल, अब कोल होता है, कोल जल जाता है, कोल एशेज, उसको कंप्रेस करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। इस ब्लॉक को जलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्वेट्स कहते हैं। पेलेट्स क्या होता है, तो जो भी बायोफ्यूल्स होते हैं, आप कह सकते हैं लकड़ियों से, जो भी लकड़ियों के चूरे हैं ये सब हैं, तो उनको कंप्रेस करके जो हम कोई ब्लॉक बना देते हैं या फिर कुछ भी शेप दे देते हैं, उसे हम पेलेट्स कहते हैं। उनको हम इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोग्राम। तो बायोगैस कैसे बनता है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हम फर्मेंटेशन करते हैं, रख देते हैं, उससे जो गैस रिलीज होती है वो होती है हमारी बायोगैस, राइट। तो दीज आर दी 3 स्कीम ऑफ बायोगैस या फिर बायो एनर्जी। टाइप ऑफ बायोमास फ्यूल की बात करें तो तीन तरीके की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल में क्या आता है, तो आपके वुड रिफाइनरीज जो भी पैलेट्स होते हैं, अभी हमने पैलेट्स देखा ना, लकड़ियाँ होती हैं या फिर ऐश होते हैं, कोल ऐश होते हैं, उनको कंप्रेस करके एक सॉलिड फ्यूल बनाया जाता है, उनको जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोल वगैरह का यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अभी हम इस पर काम कर रहे हैं बायोफ्यूल्स पर, ताकि लिक्विड फ्यूल्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करके लिक्विड फ्यूल हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज बायोगैस एंड बायोमीथेन। तो बायोगैस या फिर बायोमीथेन जो होता है वो एनएरोबिक डाइजेशन से बनता है। ये दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एरोबिक रिएक्शन और एनएरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन मतलब कि किसी चीज़ को अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गैस हमारे इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के लिए, उसी तरीके से जलने के लिए या फिर किसी तरीके को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी डाइजेशन हो रहा है, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम एरोबिक कहते हैं, और ऑक्सीजन या फिर एयर के एब्सेंस में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम एनएरोबिक रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो दिस इज बायोगैस एंड बायोमीथेन। बायो एनर्जी इन इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि ये 750 मिलियन मेट्रिक टन बायोमास हर साल जनरेट कर सके, और यहाँ पर बायो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है या फिर बायो एनर्जी जनरेशन की पोटेंशियल बहुत ही ह्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 1980 से ही काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर सरप्लस बायोमास, कैटल डंग, इंडस्ट्रियल और अर्बन बायो वेस्ट, इन सबको इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया में ये 22% टोटल एनर्जी सप्लाई का पार्ट लेते हैं। 2019 का ये रिपोर्ट है कि 22% जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है वो यहाँ से आता है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल कंजप्शन की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में अगर हम बात करें कंट्री का कितना प्रोडक्शन होता है तो वो 31% होता है। 85 रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बायोमास से होते हैं। बायोमास क्या है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो ब्रिक्वेट्स और पेलेट्स हैं उसे हम बायोमास कहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और शहर जो हैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इसके लिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट आगे चलकर बढ़ने वाली है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। करंट एनर्जी यूज़ पर कैपिटा अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से तो इंडिया का जो भी पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी है वो लो है कंपेयर टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी या फिर ऑलरेडी डेवलप्ड इकॉनमी। ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ बायोमास जो रेजिडेंशियल हीटिंग में है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं होता, अभी डोमिनेंट है बायो एनर्जी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर एनर्जी में। जैसे कि आप ठंडियों में देख सकते हैं तो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लोग पहाड़ों पे जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। तो ये बायो एनर्जी इंडिया का कॉन्सेप्ट है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बीवर ब्लड मून। यहाँ पर हम इक्लिप्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, करंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूज़ में क्या है, तो अभी हाल ही में जो नवंबर 8 को टोटल लूनर इक्लिप्स फाउंड हुआ था वो अभी 3 साल आगे नहीं होने वाला है। मतलब कि हम बात करें अभी नवंबर 8 को हुआ था, उसके बाद अब अगली बार 3 साल बाद ये टोटल लूनर इक्लिप्स आपको देखने को मिलेगा। या फिर ये ब्लड मून क्यों कहते हैं, तो जो कलर आता है, जो शेडो की वजह से जो कलर यहाँ पर मून पे आता है वो रेडिश कलर आता है, इसीलिए इसे बीवर मून या फिर आप कह सकते हैं रेड मून कहते हैं। यहाँ पर आपको इक्लिप्स के बारे में बताया गया है, टोटल लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो आगे वीडियो में हम देख लेंगे इक्लिप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के इक्लिप्स होते हैं और उनके सब टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम जान लेंगे। तो यहाँ पर इमेज में आप समझ सकते हैं क्या होता है जब सेलेस्टियल बॉडी होती है। एक्चुअली होता क्या है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है और सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है। अगर हम सेंटर सन को रखें, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। तो बहुत सारे पोजीशंस ऐसे आते हैं जब तीनों एक लाइन में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सन है, मून है, अर्थ है। कभी क्या होगा, मून इधर आ जाएगा, राइट। तो पोजीशंस ये कॉन्टिन्यूसली चेंज करती हैं क्योंकि ये रोटेट या रिवॉल्व कर रही हैं, अपने पोजीशन से शिफ्ट हो रही हैं। तो जब भी अलाइनमेंट फॉर्म होता है तो सोलर या फिर ल्यूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। दो तरीके के इक्लिप्स होते हैं, एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, शैडो, सिंपल सब समझ लीजिए, शैडो कास्ट करना। अब ये सोलर इक्लिप्स कब होगा, तो जब भी आपका मून बीच में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम मून रख दे रहे हैं, अर्थ से हम सूरज को देखते हैं, तो जब सन को हम देखने की कोशिश करेंगे, बीच में मून है, जब ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हमें सन नहीं दिख रहा है, तो ये हम कह देंगे सोलर इक्लिप्स हो रहा है। वहीं जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी, हमें मून नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ पर कम पहुँचेगी या फिर नहीं आएगी, तो इसे हम कह देंगे लूनर इक्लिप्स, राइट। रेड क्यों है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे। तो जो शैडो कास्ट होता है अर्थ इस मून के ऊपर, पूरी तरीके से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर फॉर्म करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में रेडिश कलर फॉर्म होता है क्योंकि पूरी तरीके के प्योर लाइट नहीं पहुंच पाती है, शैडो ही पहुंचता है और रेड कलर फॉर्म होता है, इसलिए रेड कलर का होता है। कितना रेयर है, तो अगर हम नासा की रिपोर्ट की बात करें तो नासा के हिसाब से हर 1.5 साल में एक बार रेड मून आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार अगले 3 साल बाद डायरेक्ट आपको 14 मार्च 2055 को बीवर मून या फिर रेड मून देखने को मिलेगा, राइट।
इक्लिप्सेस क्या होते हैं? दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज इक्लिप्स। व्हेन एवर 3 सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ, मून एंड सन अलाइंड इन वन लाइन, देन यू कैन सी ईदर सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सबसे पहले हम सोलर इक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, सन है, मून है बीच में, यहाँ पर अर्थ है। अर्थ से अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप अगर सन को देखेंगे तो आपको सन नहीं दिखेगा, आपको शैडो यहाँ पर पूरी तरह शैडो कास्ट हो जाएगा और इसको हम कह देंगे सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर दो तरीके के शैडो बनते हैं, एक अम्ब्रा बनता है, एक पिनम्ब्रा बनता है। अम्ब्रा यानी कि पूरा कंप्लीट शैडो, डार्क शैडो, उसे हम कहते हैं अम्ब्रा। फुल शैडो जहाँ पर कह सकते हैं। पार्शियल शैडो जिस एरिया में फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं पिनम्ब्रा, राइट। दीज टू कॉन्सेप्ट यू कैन सी इन सोलर इक्लिप्स एज वेल एज इन लूनर इक्लिप्स। यहाँ पर सोलर इक्लिप्स की टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, टोटल, एनुअल और पार्शियल। इसी तरीके से आपके मून के जो लूनर इक्लिप्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। टोटल मतलब सूरज पूरी तरीके से ढक गया है, देन विल कॉल इट सोलर। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? एक रिंग फॉर्म हो जाता है, आपको चारों तरफ रिंग दिखता है तो उसे हम कहते हैं एनुअल इक्लिप्स। पार्शियल में आपको थोड़ा सा पार्ट सन का दिखता है, उस जोन को हम पार्शियल लूनर सोलर इक्लिप्स कहेंगे। एक होता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है, आप उसमें टोटल, एनुअल, पार्शियल या फिर एक तरीके से एक से ज़्यादा टाइप के सोलर इक्लिप्स जब आप एक बार में देख रहे हैं उसे हम कह देंगे हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, राइट। फैक्ट्स, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोलर इक्लिप्स जो होता है 2 हफ्ते बाद होता है, अगल बगल होता है लूनर इक्लिप्स होने के बाद, राइट। सो दिस वाज जस्ट जनरल फैक्ट। लूनर इक्लिप्स की बात करें तो यहाँ पर लूनर इक्लिप्स में क्या होगा? अर्थ बीच में आ जाएगा मून और सन के। यहाँ पर भी अम्ब्रा पिनम्ब्रा 2 तरीके के शैडो फॉर्म हो रही है। अम्ब्रा क्या होता है? जो डार्कर शैडो होता है, कंप्लीट शैडो होता है, उसे हम अम्ब्रा कहते हैं। और पिनम्ब्रा क्या होता है? जो लाइटर शैडो होता है, उसे हम पिनम्ब्रा कहते हैं, राइट। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर भी वही तीनों टाइप के हैं, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स और पिनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। तो वही यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जब थोड़ा सा पूरी कंप्लीट शैडो पड़ रही है तो आपको टोटल कह देंगे, पार्शियल शैडो पड़ रहा है तो आपको पार्शियल कह देंगे, और यहाँ पर पिनम्ब्रल मतलब क्या होता है? बहुत हल्का सा, बहुत समझ में आया पड़े तो उससे आपको पिनम्ब्रल कह देंगे। सो दीज आर द टाइप ऑफ lunar eclipse. Moving to next news, scheme for financial support for project development expenses of PPP projects. PPP क्या होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। GS विपत्र इकोनॉमी का हिस्सा है। इसमें देख लेते हैं आपको क्या बताया गया है। न्यूज़ में क्या बताया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का स्कीम नोटिफाई किया है। किसके लिए? PPP प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर आपको PPP क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि इसके बारे में पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ। तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? यहाँ पर नाम से ही क्लियर है। पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसे हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल क्या हो गया? जियो, रिलायंस की कंपनी है, टाटा, बिरला, ये सारे प्राइवेट फर्म्स हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ हैं। पब्लिक कंपनीज़ क्या होती हैं? PSUs जितने हो गए आपके, बैंक्स हो गए, जैसे SBI हो गया, या फिर नवरत्न कंपनियाँ होती, भेल, सेल, ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सारी पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो जब कभी भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं उसे हम PPP पार्टनरशिप कहते हैं या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, राइट। इससे बेनिफिट क्या होता है? तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है और इस पैसे का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, सब्सिडीज़ देने में। लेकिन क्या होता है? गवर्नमेंट के पास उतने एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उतना हो सकता है, होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं, उतना स्किल ना हो, उतना टाइम मैनेजमेंट ना हो प्रॉपर। तो उसके वजह से जब भी ये प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी से ये हैंडशेक करते हैं काम करवाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ उनका मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब, आप इंडिया में जो हाल है गवर्नमेंट जॉब का, आपसे छुपा नहीं हुआ है। आप सब तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों कर रहे हैं? आपका दिल जानता है, या तो फिर आप अच्छे से देश का डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर आप आराम चाहते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, राइट। तो कभी भी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप हो रहा है, इसका मतलब काम को बहुत तेज़ी से करने में, एक बहुत ही एफिशिएंट वे में करने के लिए की जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ काम अच्छे से होता है, बल्कि आम जनता को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं लिमिटेड हैं। और जब ऐसे काम, ऐसे पार्टनरशिप्स होंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे प्रोजेक्ट निकल के सामने आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से लोग पैसे कमाते हैं, अल्टीमेटली देश के GDP में सहयोग करते हैं और हमारा देश विकास करता है बहुत तरीके से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड एनर्जी सेक्टर, वेस्ट एंड वाटर, टेली कम्युनिकेशन, ये सारे एक एग्जाम्पल है जहाँ पर भी एसोसिएशन होते हैं। डिलीवरी मॉडल में डिज़ाइन बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, बहुत सारी मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पर हम डिलीवरी दे देते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। चैलेंजेस क्या आती हैं? तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सारी आ जाती हैं उसमें। आप कह सकते हैं जो एसोसिएशन होते हैं या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी टर्म्स होते हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और जस्टिफिकेशन अगर दिया जाए PPP पार्टनरशिप का, तो ये वैल्यू ऑफ मनी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे, सरकार का पैसा नहीं जाता है और अच्छा काम यहाँ पर निकल के बाहर आ जाता है। ये सारे बेनिफिट है जस्टिफिकेशन यहाँ पर PPP मॉडल के, राइट।
IIPFD स्कीम के बारे में बात करें, ये क्या है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो भी ट्रिपल पी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड करने के लिए, उसके फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का जो काम होती है वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के द्वारा होता है, राइट। ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे होता है। ट्रिपल पी मॉडल के अंदर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो रहा है इंडिया में, उनके लिए जो भी पैसों की ज़रूरत होती है वो इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ से मिल जाएगा। जो टोटल कॉर्पस है, अभी आप कह सकते हैं जो टोटल अमाउंट है इस डेवलपमेंट फंड में 150 करोड़ रुपए अभी तक है, 3 साल से, लगभग 150 करोड़ पिछले 3 साल से। न्यू स्कीम इसमें जो एडिशन किए जा रहे हैं उसमें ऑपरेशन स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट ट्रिपल पी मॉडल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर VGF ऑलरेडी स्कीम है, इसमें एक ये एड ऑन है तरीके से। इससे पहले जो फंड आते थे वो आता था इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। इसके सपोर्ट में एक नया अभी स्कीम लॉन्च किया गया है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सऊदी अरेबिया कमिट्स 2.5 बिलियन टू मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने अनाउंस किया है 2.5 बिलियन रुपीज़ ताकि मिडिल ईस्ट में ग्रीनरी फैलाया जा सके। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ये प्रॉमिस करते हैं तो अगले 2050 तक यहाँ पर जो एमिशन होने वाले हैं वो नेट ज़ीरो होने के चांसेस हैं इनके हेल्प से। और इन्होंने प्लान किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसका जो अमाउंट होगा 50% होगा, यानी कन्वेंशनल फॉर्म को छोड़ के ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे 50%, लगभग 2030 में ये तय हो जाएंगी। इसमें 50 बिलियन ट्रीज़ भी ये प्लांट करने की तैयारी कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एरिया में, ताकि 200 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड जो वहाँ पर है उसको ये इक्विवेलेंट, उसको बराबरी दे सकें, और यहाँ पर ग्लोबल कार्बन लेवल को भी ये 2.5% तक रिड्यूस करेगा। ये बहुत अपने आप में बहुत ही बड़ा अच्छा डील है, अच्छा अनाउंसमेंट है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पर ये अपने तरीके का सबसे पहला रीजनल अलायंस है। इसमें मिडिल ईस्ट की जितने कंट्रीज़ है एक दूसरे से अलाइन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी और मिडिल ईस्ट में जो भी ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम करेंगी, प्लांटेशन करेंगी, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन करेंगी। तो बहुत सारी चीज़ों से ये एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव समिट जो है ये एक रीजनल डायलॉग है क्लाइमेट के ऊपर। इसमें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं इनको एक साथ ला के ये काम करती हैं, किसके लिए? ताकि ग्रीनरी मिडिल ईस्ट में फैलाया जा सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है, कार्बन लेवल है, उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन अटेन जस्ट 74% मेंस वेल्थ एट रिटायरमेंट, जेंडर वेल्थ गैप इन एपेक लार्जेस्ट इन इंडिया 64%। एक रिपोर्ट है तरीके का, जो भी वेल्थ होता है विमेंस, मेल्स और फीमेल दोनों पैसा कमाते हैं, लेकिन जो वेल्थ जनरेशन होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, वुमेन्स कम कर पाती हैं कंपेयर टू मेल्स। क्यों कर पाती हैं उसके पीछे का ये रिपोर्ट है। न्यूज़ में WTW का ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो वुमेन्स होती हैं मेल्स का सिर्फ 74% वेल्थ एक्वायर कर पाती हैं। मान लीजिए अगर किसी मेल ने रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए रिटेन किया तो जो फीमेल होंगी वो सिर्फ 7,40,000 रुपये ही इनका वेल्थ होगा। कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो इनका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रमोशन में गैप देखने को मिल जाते हैं, फीमेल्स का प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है और जेंडर गैप का जो पे होता है वो भी इंडिया में या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में कम है। रिस्पॉन्सेज यहाँ पर रीजन्स बताए गए हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इंडिया का जो जेंडर पे गैप है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। यहाँ पर ग्लोबल एवरेज से इंडिया में वुमेन्स को कम पे किया जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पर वैसे भी वुमेन्स कम काम करती हैं कंपेयर टू मेल्स। यहाँ पर फीमेल्स अगर ट्रेडिशनली देखें हम तो, हालांकि सिटीज़ में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप अभी भी गाँव से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं जो भी महिलाएँ, जो भी लेडीज़ हैं वो अक्सर घर का काम करती हैं। मेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग आउटसाइड द हाउसेज एंड अर्निंग मनी, राइट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं वो भी लगभग मेंस के हाथ में होते हैं, क्योंकि हमारा देश पूरी तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी पे चलता है। लगभग पूरा एरिया, पूरा कंट्री, कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है। और फाइनेंशियल लिटरेसी है जो भी, वो भी महिलाओं में कम है। महिलाओं में क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी तो मेल्स में भी कम है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो मेल्स के पास ही होती है। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो लोएस्ट ग्लोबल वेल्थ गैप यहीं पर देखने को मिल सकता है। 12 मार्केट जो हैं सबसे ज़्यादा वेल्थ गैप आप देखने को मिलेंगे, उसमें 64% इंडिया में है, बाकी 90% साउथ कोरिया सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है। आप देख सकते हैं अगर 100% या फिर 10 लाख मेल कमा रहे हैं तो वहीं 9 लाख रुपए फीमेल कमाएंगी, आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का जेंडर गैप का वेल्थ है, कहाँ कहाँ कितना कितना मिलता है, कौन कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस मामले में साउथ कोरिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करें ऐसे देश जहाँ पर महिलाएं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वहाँ पर चाइना, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, ये देश आपको मिल सकते हैं जहाँ पर अच्छे आउटपुट्स हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ में बताया गया है कि इन रीजन में क्या क्या है। हाईएस्ट वेल्थ इक्विटी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया पैसिफिक में क्या है, लोएस्ट वेल्थ इक्विटी किन कंट्रीज़ में है। यहाँ पर आपको सारा डेटा प्रोवाइड किया गया है ग्राफ में। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यू ड्रॉट मॉनिटरिंग टूल गिव्स होप फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ मिटिगेशन एट फार्मर लेवल। तो किसानों के लिए सूखा बहुत ही खतरनाक चीज़ है।
क्योंकि वो पूरी तरीके से खेतों पे डिपेंड होते हैं, क्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अगर किसी साल किसी समय सूखा पड़ जाता है तो वर्स्ट इम्पैक्ट जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक न्यू सैटेलाइट्स बेस्ड ड्रॉट मॉनिटरिंग टूल डेवलप किया गया है, जो कि ड्रॉट को मॉनिटर करके उसके सेवेरिटी को या फिर उसके इफेक्ट को पहले से ही बता दिया जाएगा, जिससे कि इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। फार्मर्स को कैसे हेल्प मिलेगा? तो फार्मर्स को राइट प्रॉपर जो क्रॉप होते हैं, कौन से समय में कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, उसको बताने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनको पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉप, मान लीजिए अगर ड्रॉट आने वाला है और फार्मर्स को पहले से पता है कि इस साल ड्रॉट आएगा, तो उस समय ऐसे क्रॉप्स को उगाएंगे जिसमें पानी की ज़रूरत कम हो, जैसे मिलेट। और जनरली क्या करते हैं, अगर वो चावल उगा रहे हैं, चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो किसी साल अगर उनको पता है ड्रॉट आएगा, दे विल बी ग्रोइंग मिलेट्स रैदर देन क्रॉप्स, तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तेलंगाना में एक्टिवेटेड है। और उसके बाद ICAR ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है SADM, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आंध्र प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र प्रदेश में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये ड्रॉट टॉलरेंट सीड्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही हैं, जो कि इरीगेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, राइट। SADM क्या है? साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ड्रॉट को मॉनिटर करने के लिए सिस्टम पूरा डेवलप कर लिया गया है। इसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, भूटान, इन कंट्रीज़ में इसको टेस्ट भी किया जा चुका है, यानी कि दीज आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और इसके हेल्प से किसानों को मल्टीपल लेवल्स में काम में आ सकता है। इसके जो भी डेटा होते हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन ऑर्गेनाइजेशन के इसके पास डेटा आता है, इसको एनालाइज करके ये अपना रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट SDM। So this was all about today's video. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। Still if you have any doubt, you can always write down in the comment box. आपको फिर से उस टॉपिक्स को समझा दिया जाएगा। Thank you for watching this video. Meet you next video with new topic. Till then, goodbye.